दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो, गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या इस देश के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का कोई भी भाषण हो, यहां तक कि बीजेपी के नेताओं के भी जो भाषण है उसके भीतर कभी झांक कर देखिए। वो अपने भाषण में जिक्र करते हैं कि इस देश में कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की और उन योजनाओं के तहत कितने करोड़ लोगों को लाभ हो गया। यानी लाभार्थियों की संख्या जो है वह करोड़ों में है। कमोवेश हर योजना के साथ उसका जिक्र खुलकर होता है। और यह परिस्थिति अगर एक साथ आप कागज पर लिखने लगिएगा तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल आ जाए, अगर इतना पैसा इस देश में अलग अलग योजनाओं के तहत बांटा गया और इतनी बड़ी तादाद में इस देश के लोगों को लाभ मिला, तब भी यह देश कहीं पर गरीब क्यों है? इस देश को अभी भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विकासशील क्यों कहा जाता है? यह देश तो सही मायने में विकसित होना चाहिए, क्योंकि विकसित देशों में भी इतनी रकम बेरोजगारों को नहीं दी गई जितनी भारत में दे दी गई। इतनी रकम दुनिया के किसी भी देश में किसानों में नहीं बांटी गई जितनी आंकड़ों के जरिए सरकार बता देती है। यानी लाभार्थियों का आंकड़ा इस देश में उपलब्धियों के साथ सरकार के जुबान पर जिस तरीके से रेंगता है, उसकी वास्तविक जमीन क्या है शायद यह कोई नहीं जानता है। क्योंकि इस देश में तो 2021 में पता चल जाना चाहिए था कितनी आबादी है, उस आबादी में कितने शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल क्लास के लोग हैं, कितने माइनॉरिटीज हैं, और इन तमाम जगहों पर कितनी बड़ी तादाद में इस देश में गरीब लोग हैं, उनकी कितनी संख्या है नहीं पता है। 2021 के बाद 2025 आ चुका है, लेकिन सेंसस हुआ नहीं है। इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है? इस देश के असंगठित क्षेत्र में कितने लोग जुड़े हुए हैं? उनको मिलने वाली औसत कमाई कितनी है? इस देश के भीतर महंगाई कितनी है और औसत कमाई से उनकी जिंदगी चल पाती है या नहीं चल पाती है? तो असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए। लेकिन 10 बरस उसमें भी बीत गए, कोई नया सर्वे सरकार ने किया ही नहीं। तो आखिरी आंकड़ा इस देश के पास 2015 का है, जो असंगठित क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बतलाता है। यानी 10 बरस पहले असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूरों की जो तादाद थी, बेरोजगारी की जो स्थिति थी, वो आंकड़ा 2015 का है। इस देश के भीतर कितने गरीब हैं, उन गरीबों की परिस्थितियां क्या है, इसका आंकड़ा 2011 का चले आ रहा है। यानी मौजूदा सरकार के पास सिर्फ अपनी उपलब्धियों का एक खाका है। हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया और समझना शुरू किया, वाकई सरकार जो पैसा अलग अलग योजनाओं में बांटती चली जाती है, वो पैसा किनके पास जाता है? वो पैसा जिनके पास जाता है, क्या वो वाकई अपने पैरों पर खड़े हो गए अगर वो बेरोजगार है? इस देश के भीतर में क्या वाकई जिनके पास पैसा जा रहा है या जिन्हें पैसा मिलना चाहिए इलाज के लिए, क्या वाकई उन्हें मिल रहा है? इस देश के कमोवेश हर क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं इस दौर में चल रही है। हर बजट में उसके लिए पैसा एलोकेट भी किया जाता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग योजनाएं बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाती है? कहीं ऐसा तो नहीं है इस देश के भीतर लोगों का आक्रोश सतह पर आ जाए तो उसे दबाने के लिए इस तरीके से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का जिक्र किया जाता है और एक ऐसी परिस्थिति बना दी गई जिसमें बीजेपी से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं वह इन योजनाओं के आश्रय कुछ पैसा उनके पास पहुंचते रहे, वो चाहे पंचायत स्तर पे हो, चाहे जिले स्तर पर हो, चाहे राज्य के स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। क्योंकि दिल्ली में सरकार बदली तो तमाम डॉक्टर्स कहने लग गए अब दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू हो जाएगा। और आयुष्मान भारत लागू होने का मतलब बहुत साफ है, दिल्ली के बहुत सारे अस्पताल जो बीजेपी के नेताओं से जुड़े हैं या उन नेताओं के जो करीबी हैं,
उनको आयुष्मान अस्पतालों की कैटेगरी में लाया जाएगा, क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है आयुष्मान भारत के भीतर का, जिसपे सीएजी की रिपोर्ट भी कहती है कि दरअसल कितने घपले घोटाले कैसे हो जाते हैं और उसमें आप पकड़ नहीं पाएंगे कि दरअसल कैसे अस्पतालों को लाभ आयुष्मान भारत के पैसे से होता है और इलाज नहीं होता है। हमारी टीम ने तमाम कच्चे चिट्ठे निकाले हैं और उन कच्चे चिट्ठों का जिक्र हमें लगता है सबसे पहले इस देश के भीतर में इलाज से ही होना चाहिए। इलाज से इसलिए क्योंकि आयुष्मान भारत में कितनी रकम, 5 लाख, 10 लाख आप इलाज करा सकते हैं, किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। उस अस्पताल के मातहत वो रजिस्टर्ड है तो वहां की स्थिति क्या है और वो कितनी रकम है, बात आज इससे शुरू की जाए, क्योंकि ये एक लंबा सिलसिला है। हर सिलसिले पर कदम रखें उससे पहले कुछ बातें जहन में रखिए। तकरीबन 1.5 साल पहले सीएजी की एक रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि दरअसल एक मोबाइल नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, यानी घपला पकड़ में आ गया। मोबाइल नंबर जिक्र होना चाहिए, आधार जिक्र होना चाहिए, और लाभार्थी एक आधार के आधार पर भी सैकड़ों लोगों का इलाज हो जाता है और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं। क्योंकि अगर दिमाग में आपके आ रहा हो चारा घोटाला, तो आप उसको याद कर सकते हैं कैसे चारा घोटाला में स्कूटर पे कितना माल लद कर गया, रिक्शे पर कितना माल लद कर गया, गाड़ी में कितना गया, ट्रक में कितना गया। ये सारी बातें आपके जहन में होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह शुरुआत इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएजी रिपोर्ट सिर्फ एक तीली भर है, माचिस की डिबिया में रखी हुई एक तीली भर है। उसका जिक्र करने से पहले एक चीज जान लीजिएगा, इस दौर में सरकार ने खुद अपने तौर पर कहा था कि जिस तरीके से हम आयुष्मान भारत चला रहे हैं, इन्होंने जब आयुष्मान भारत शुरू किया था 23 सितंबर 2018 को, तो पहले बरस इनके पास जो बजट था वो 2400 करोड़ का था। उसके अगले बरस 6400 करोड़ का हुआ, उसके बाद के बरस 6900 करोड़ का हुआ, और 2021 में तय किया गया हर बरस क्या जिक्र किया जाए, क्यों नहीं एक लंबा हिस्सा लेते हैं और 2026 तक का बजट 64,180 करोड़ जारी कर देते हैं और बरस दर बरस काम होते रहेगा, यानी औसतन तकरीबन 10,696 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत 2021 से 2026 तक चलते चला जाएगा। अब इसके तहत जो काम होना था इस देश के 17,788 ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 10 फोकस स्टेट रखे गए जो गरीब पिछड़े स्टेट हैं, वहां काम होना था। 10 राज्य की रिपोर्ट बतलाती है कि स्थितियां बिल्कुल वैसे है जो कोविड से पहले थी। कोविड को बीच में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कोविड काल में पीएम केयर्स भी आया था, उसमें भी बड़ी तादाद में पैसा लिया गया, उसमें भी कहा गया अस्पतालों में बेड बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन लग जाएगी, तमाम बातें कही गई। उसको थोड़ी देर के लिए जहन में रखिए भर, क्योंकि कोविड काल के बाद 2021 में यह तय किया गया था और इसका टारगेट 2026 के मार्च तक का है। और अभी की स्थितियां बतला रही है जो हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, वो 2019 वाली स्थिति तमाम राज्यों में है। तो 17,788 ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे, नहीं बने। 11,024 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे, सभी राज्यों में नहीं हो पाए। 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट 11 हाई फोकस स्टेट में होगी, नहीं हो पाई। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनेंगे देश के हर जिले में, जी हर जिले में। जो इंटीग्रेटेड लैब की जानकारी हमारी टीम ने हासिल की तो कहा कि तकरीबन इस देश में जो 700 प्लस जिले हैं उसमें से जो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब है वो सिर्फ 55 जगहों पर है, 55 जिलों में है। और वो 55 जिलों में भी पहले से तय था, यानी पहले से बना था, इस बजट के पहले से। पैसा जा कहां रहा है सोचते चलिएगा। यह भी कहा गया कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे सभी जिले में, सिर्फ 37 जिलों में बन पाए, 700 से ज्यादा जिले हैं। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स 602 जिलों में जिक्र किया गया, यह स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। स्टैब्लिश हुए सिर्फ 12 जिलों में। अब सवाल यह है कि इन सब के तहत जो ऐलान हुआ था अलग अलग पैसों का, और खास तौर से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल को जैसे लीजिए, इसमें कुल पैसा लगना था 19,000 करोड़ रुपए।
सेंटर को लगाना था 11,952 करोड़ रुपए, राज्यों को लगाना था 7,112 करोड़ रुपए। राज्य पैसा दे पाने की स्थिति में तो नहीं लग पाया। सेंटर ने कहा हम पैसा देते रहे लेकिन नहीं लग पाया। डबल इंजन की सरकार के भीतर भी नहीं लग पाया, तो लगा क्या और पैसा गया कहां? बजट में तो एलोकेट कर दिया गया था। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब 730 जिले, सभी जिलों में बनाने का जिक्र था और इसका कुल खर्चा आ रहा था 1,482 करोड़ रुपए। और माइन्यूटली देखिएगा तो 1,482 करोड़ और 60 लाख रुपए। इसमें सेंटर को देना था 990 करोड़ 40 लाख रुपए और स्टेट को देना था 492 करोड़ 20 लाख रुपए। पैसा किसने दिया, नहीं दिया, कैसे दिया, किस रूप में दिया, नहीं पता है। और नहीं पता है क्योंकि वहां पर पब्लिक हेल्थ लैब मौजूद नहीं है। और राज्यसभा में जानकारी हेल्थ मिनिस्टर ने उस समय दी थी 2021 में यह सब हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं। अब यहां पर अगला सवाल आपके जहन में आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले का इतिहास जब हम देख रहे थे अलग अलग राज्यों का इस दौर में, झारखंड में आता है 36,373 लाभार्थी धोखाधड़ी करते हैं आयुष्मान के तहत। मेरठ में आता है एक कार्ड से 196 सदस्य कैसे बन जाते हैं अस्पताल के जरिए। कुछ ऐसा ही कुशीनगर से आता है। जम्मू कश्मीर से आता है 500 से 700 करोड़ का घपला घोटाला हो गया। और संसद की लोक सेवा समिति बताती है कि दरअसल 88,760 जो मर गए थे लोग, उन पर 2,14,000 फर्जी दावे ठोके गए और वो पैसा भी अस्पतालों ने बना लिया। और उसके बाद ये सीएजी की रिपोर्ट आती है जो बतलाती है इस देश के भीतर में मोबाइल नंबर 999999 10 बार 9 लिखिए तो उस पर लगभग 7,50,000 से ज्यादा लाभार्थी जुड़े हुए हैं जिनको ये लाभ मिला है। 8 को लिख दीजिए 10 बार मोबाइल नंबर नया बनाइए, उस पर तकरीबन 1,39,300 लाभार्थियों को लाभ मिल गया। 9,000,000 9 बार लिखिए तो 10 नंबर हो गए, उस पर लगभग 96,046 लोग लाभार्थी हो गए। इस देश के भीतर में 20 मोबाइल नंबर ऐसे जो सीएजी ने बतलाया 10 से 50,000 लाभार्थी हो गए। एक पूरी फेरिस्त है और इन फेरिस्त का जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस रकम को अपने जहन में रखिएगा जहां पे हर बरस 10,000 करोड़ रुपया कहां चला जाता है। और औसतन अगर इस देश के भीतर में आप निकालिएगा, अगर इलाज मिलने लगे लोगों को, तो फिर इस देश के भीतर में अस्पतालों की स्थिति और इलाज के बगैर मरने वालों की स्थिति गायब हो जाएगी। इलाज सबको मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार अपनी लाभार्थियों का आंकड़ा रखने से चूकती नहीं है। यह एक हिस्सा है। एक दूसरा हिस्सा और खतरनाक है। यह भारत की उस मुद्रा योजना से जुड़ा है जिसमें आपको हम अतीत में ले जाएं। सिर्फ यह सोचिए कि इस बरस यानी 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, सिर्फ उसी में खड़े हो जाइए एक क्षण के लिए। और अगर हम आपसे कहें इस देश में सरकार ने जो मुद्रा योजना के तहत जो बेरोजगार थे, अप्लाई कर रहे थे, लगभग 3,91,77,452 यानी 3,91,77,452 पर्सन्स, इतने लोगों को सरकार ने औसतन हर किसी को 95,000 रुपीज दिए हैं। तो आप कहेंगे वाकई इसमें से तो हमारा नाम भी होना चाहिए। तो कोई एक नाम आपको कहीं मिल जाए, औसतन 95,000 का मतलब बहुत साफ है, किसी को 5 लाख भी मिले होंगे, किसी को 50,000 भी मिले होंगे, लेकिन कोई एक शख्स तो रहना चाहिए। क्योंकि शख्स की तलाश इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर इस फाइनेंशियल ईयर को आप छोड़ देते हैं तो इससे पहले इस देश के भीतर में तकरीबन 27,50,000 करोड़ रुपए सरकार ने मुद्रा योजना के तहत बांटे हैं। और जिन्हें लोगों को बांटे गए अगर उसको आप गिनिएगा तो यह तकरीबन 37-38 करोड़ है। इस बार का छोड़कर उसको जोड़ लीजिएगा तो 40 करोड़ पार कर जा रहा है। हमें पता है इस देश के भीतर की तादाद जितनी है, 140 करोड़ अगर मानकर चलते हैं और हर परिवार में आप 5 सदस्य मानकर चलते हैं तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा हर परिवार में एक व्यक्ति तो होगा जिसको इसका लाभ मिला होगा। और जब शुरू में सरकार आई थी तब इस देश की इकोनॉमी कुछ ठीक थी।
2015 से इसका ऐलान होता है। 8 अप्रैल 2015 को पहले बरस औसतन हर किसी को 39,000 रुपीज दिए जाते हैं और जिनकी संख्या जो थी वो 3 करोड़ 48 लाख थी, 3 करोड़ 48 लाख। उसके बाद के बरस से लेकर अगर आप पहले 5-4 साल को देखते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के पहले टर्म में 15 में चूंकि ऐलान हुआ, तो फर्स्ट 4 इयर्स में लगभग 18 करोड़ 52 लाख लोगों को 8 करोड़ 93 हजार रुपए बांटे गए। औसत निकालिएगा तो 48,000 बनता है। उसके बाद इस देश की इकोनॉमी बिगड़ने लगी और 2019 के बाद से सरकार आगे बढ़ती गई और औसतन हर के हाथ में 67,000 रुपए देने लग गई, क्योंकि कुल आंकड़ा 2019 से 2024 के चुनाव तक लगभग 19 करोड़ 95 लाख यानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बांटा गया है और इसका लाभ इस देश के भीतर में तकरीबन 30 करोड़ लोगों को मिला है और इस बरस में तो सबसे ज्यादा पैसा मिला है। तो क्या यह सरकार के जरिए एक ऐसा खेल है जिसमें बीजेपी के लोगों को पंचायत स्तर तक के लाभ पहुंचाने की स्थिति के लिए यह पैसा है, या इस पैसे के जरिए पॉलिटिकल गेम जो हो सकती है और उसकी एवज में सिर्फ यह बताया जाता है कि इतने लोगों को लाभ हो रहा है और बीजेपी का जो कार्यकर्ता, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके भीतर का भी गुस्सा उभर कर नहीं आए और पंचायत और गांव में रहने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कुछ पा रहा है, इसकी एक व्यवस्था ऐसी योजनाओं के जरिए होती है क्या? जब आप इन दो सवालों से जूझ रहे होंगे तो अगला सवाल आपके जहन में यह भी आना चाहिए, इस देश के भीतर में डाटा, हमने कहा ना, एक वक्त कहा जाता था कि चीन से कोई भी डाटा आए, आंकड़े आए, उस पर भरोसा मत कीजिए, सब मैनिपुलेटेड होते हैं और स्टेट में चूंकि वन पार्टी सिस्टम है वो अपने हिसाब से चीजें चलाती है। आज की तारीख में क्या इंडिया का भी यही सच है? क्योंकि हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सरकार कहती है हर बरस, वो हर बरस दूसरे बरस से मैच क्यों नहीं करता है? यानी हर बरस सरकार एक नया आंकड़ा लेकर आ जाती है और पुराने बरस में दिए गए आंकड़े को भूल जाती है। हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, पुराने दौर से नहीं जाएंगे, क्योंकि 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर को शुरू हुआ था। हम 2023 और 2024 का आपसे जिक्र करते हैं। 2023 में सरकार ने कहा कि 2 करोड़ 95 लाख घर पूरे हो गए, सबने मान लिया पूरे हो गए। फिर कहा कि उसमें से 2 करोड़ 94 लाख घर सैंक्शन कर दिए गए, सबने मान लिया कर दिए गए। फिर कहा कि 2 करोड़ 50 लाख घर तैयार हो चुके हैं, सबने मान लिया, चलिए कह रहे हैं मान लीजिए। फिर आया 2024, इलेक्शन ईयर था। सरकार ने कहा देखो ऐसा है कि हम इतने घर बना चुके हैं, 2 करोड़ घर और बनाएंगे और इसके लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखते हैं। यह बजट 2029 तक काम करेगा, यानी 2 करोड़ 95 लाख घर पहले, 2 करोड़ अब, यानी इस देश के भीतर तकरीबन 5 करोड़ घर सरकार बना रही है। पहले दौर के भीतर का जो बजट था वो बजट और इस बजट के भीतर में व्यापक अंतर है। आप कहेंगे महंगाई भी तो बढ़ गई, जाहिर है महंगाई बढ़ गई, तभी तो 2018 से 2022-23 तक का बजट जो 2 करोड़ 95 लाख घरों को बनाता है उसका बजट होता है 1,60,853 करोड़, 1,60,853 करोड़। और 2024 में जो बताया जाता है तो उसमें 2 करोड़ घर बनाने हैं, यानी 295 करोड़ घर से कम घर, और इसके लिए बजट दुगना हो जाता है 3 करोड़ 6,137 करोड़। बजट दुगना हो गया, घर कम हो गए, लेकिन महंगाई है, सरकार भी उससे प्रभावित होती है, आप कह सकते हैं। लेकिन बात यहीं रुकती नहीं है, बात इसके आगे की इसलिए है क्योंकि 2024 की जानकारी सरकार के जरिए निकल कर आती है कि दरअसल घर जो बने हैं वो तकरीबन घर तैयार 2 करोड़ 67 लाख हुए हैं। 2023 में घर बन रहे थे, 2 करोड़ 50 लाख घर बन चुके थे, अब घर बने हैं 2 करोड़ 67 लाख, यानी सिर्फ 17 लाख घर हम एक बरस में बना पाए। और इस बरस को बताया गया कि हम सबसे फास्ट चल रहे हैं और देखिए इतने घर बना चुके हैं क्योंकि हमने सैंक्शन कर दिया है 3 करोड़ 21 लाख, यानी इतने परिवारों को सैंक्शन कर दिया गया है।
घर बने ना बने सरकार का ही डाटा है, ये अलग मसला है। बहुत सारे गांव वाले सोच रहे होंगे घर तो हमें मिला नहीं, घर तो मिलता नहीं। अब उसके भीतर आप और ज्यादा जाइए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सरकार जब इतने घर को किसको दे रही है। सरकार ने अपने तौर पर बताया, देखिए हमने SC ST को जो घर दिया है वो तकरीबन 1,99,00,000 घर है। और उसी सरकार ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमने SC को दिया है 59,58,00,000 और ST को दिया है 58,57,00,000, यानी दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो ये तकरीबन 1,10,00,000 बनेंगे। ये दूसरा डिपार्टमेंट जारी कर रहा है। जो डिपार्टमेंट शुरू में प्रचार कर रहा है वो बता रहा है 2 करोड़ घर हमने SC ST को दिया। दूसरा डिपार्टमेंट बता रहा है नहीं 1,10,00,000 घर ही दिया, बाकी घर गायब, बाकी पैसा कहां है कोई नहीं जानता है। अदर्स के लिए 83,20,000 घर बांटे गए, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है 43 लाख। माइनॉरिटीज को 49,91,994 जब चुनाव हो रहा था तब यह जारी किया गया। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में कहा नहीं नहीं 49 लाख नहीं, ये 24 लाख है। अलग अलग आंकड़ों के आसरे राजनीति को अपने अनुकूल करने की यह विधा हो सकता है हर के पास ना हो, लेकिन इस सरकार के पास तो मौजूद है। शायद इसीलिए एक सवाल यह भी आता है कि जब आप MSP नहीं मानते हैं और MSP नहीं दे पाते हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि का आंकड़ा बताते हैं और वो आंकड़ा पता चलता है कि लगभग इस देश के जो 9 करोड़ किसान छोटे और सीमांत हैं उनका औसत निकालिएगा इतने दिनों में तो पता चलेगा लगभग 47% को ही पैसा मिला, बाकी पैसा नहीं पता है। आप इस देश के भीतर में अलग अलग तरीके से जिस भी क्षेत्र के डाटा को जब आप निकालने जाएंगे तो हो सकता है यह सवाल आपके भीतर आकर खड़ा हो जाए कि यार आंकड़ा तो यह कहता है लेकिन परिस्थिति उसके अनुकूल क्यों नहीं, और यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है अलग अलग योजनाओं के तहत, और क्या वाकई इस देश के भीतर अगर जांच करा दी जाए। CAG तो आजकल जांच करती नहीं है, राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है वहां भी जांच नहीं होती है। कुछ जगहों पर जहां BJP की सरकार नहीं है वो केंद्र की योजनाओं को आत्मसात नहीं करते हैं, तो सरकार अपने भाषणों में बतलाने लगती है कि देखिए इतना घपला इतना घोटाला ऐसे ऐसे ये लोग करते हैं और हमारी योजनाओं पर पैसा खर्च नहीं करते हैं। एक सवाल और आखिरी सवाल, इस देश के भीतर में तकरीबन 100 लाख करोड़ से ज्यादा इस देश के लगभग 5 किलो अनाज को भूल जाइएगा, अलग अलग लाभार्थियों की तादाद में अगर इस देश के 55 करोड़ लोगों को 100 लाख करोड़ रुपए बांटे गए तो उसके बाद वो अमेरिका में भी इतनी रकम नहीं बांटी जाती है जो भारत में बांट दी गई, और उसके बावजूद भी यह देश 5 किलो अनाज के लिए रेंगता हुआ अगर नजर आ रहा है तो कोई भी यह सवाल पूछ सकता है या किसी भी सरकार को पूछना चाहिए आपके जो आंकड़े हैं उसकी जमीन कहां पर है, और जो जमीन है वो हर बरस चेंज क्यों हो जाती है, और अगर वो चेंज हो जाती है तो इतनी बड़ी तादाद में जो 100 लाख करोड़ का पूरा खेल है जिसमें सबसे बड़ी रकम 40 लाख करोड़ तो मुद्रा योजना के तहत है, उससे ज्यादा ही है वहां पर, तो इस देश में लोग और ज्यादा गरीब कैसे हो गए, स्थितियां और विकट कैसे हो गई। सरकार कहेगी देखिए हम हैं जो इस देश में स्वच्छता मिशन लेकर आए, हमारी टीम ने उस पर भी काम किया, उसका जिक्र कभी इसलिए बाद में करेंगे क्योंकि ये एक अलग कहानी है, क्योंकि इस बार भी लगभग 12,192 करोड़ रुपए स्वच्छता भारत मिशन पे बजट बनाया गया है। इससे पहले 16,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इसी तरीके से हर वो योजना जिसकी रकम बतलाती है कि उस रकम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित नियम मापदंडों के तहत उस क्षेत्र में अब और पैसा देने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, वो हर बजट में चलती चली जाती है और इस देश के भीतर की परिस्थिति और विकट होती चली जाती है। यह राजनीति है या इस देश की इकोनॉमिक परिस्थितियों को राजनीति में तब्दील करना है, या फिर आंकड़ों के लिहाज से देश को बेवकूफ बना दिया जाए, लेकिन यह पैसा खा कौन गया, किसने कहां से पैसा निकाला
और किस हिस्से में चला गया, शायद आजाद भारत के इतिहास में ऐसा किसी सरकार में आपको देखने को मिला नहीं होगा। इसीलिए शायद ये एक ऐसा करप्शन है जिसकी परतें अगर खुलती चली जाएं तो कितनी रकम 0000 लगाते लगाते आप रायसीना हिल्स पर चढ़ते चले जाइएगा, सिर्फ आप सोच सकते हैं। यह इस देश की योजनाओं की एक हकीकत भर है जो खुली आंखों से सबको दिखाई दे रही है, लेकिन हर नया आंकड़ा, हर बरस, हर चुनाव के वक्त, हर भाषण के बीच, हर अभिभाषण के जरिए आपको लुभा देता है और आप खुश हो जाते हैं। हम भी ताली बजाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।